नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे चैनल पर साइंस का एक और लेक्चर। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक इम्पोर्टेंट विषय पर बात करेंगे प्यारे बच्चों। हमारा जो विषय है वो है गुरुत्व के अधीन गति। उस पर हम बात करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं प्यारे बच्चों। सारे के सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं जी। जो भी हम पढ़ा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। आने वाले सभी एग्जाम SCS, PCS, UPSC, BPSC, SSC, RO सब के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है जी प्यारे बच्चों। शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशन कोट के साथ। बुरी बात यह है कि समय कम है और अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। हरियाणा की पुलिस के लिए भी आप इनको पढ़ सकते हैं भैया। वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप वीडियो के साथ जोड़ेंगे। देखो भैया, बुरी बात यह है कि समय कम है और अच्छी बात है कि अभी भी समय है। चलो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है, निम्न में से किसने न्यूटन से पूर्व ही निम्न में से किसने भैया न्यूटन से पूर्व ही चलो क्वेश्चन क्या है करते हैं भैया अभी क्वेश्चन पे बात। क्वेश्चन है, निम्न में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। ठीक है, न्यूटन से भी पहले कौन व्यक्ति ये बता चुका है कि भैया जो भी वस्तु है आप ऊपर की तरफ फेंकेंगे, अगर वो पृथ्वी के वायुमंडल में है तो वो धरती पर ही गिरेगा। कौन बता चुका था? आर्यभट्ट बता चुके थे, बरामीर बता चुके थे, बुद्धगुप्त या ब्रह्मगुप्त। तो बताइए प्यारे बच्चों कौन बता चुके थे? जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दो। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया सारे के सारे। तो आंसर है भैया, इसका जो आंसर है वो है ब्रह्मगुप्त। भैया ब्रह्मगुप्त ने बता चुके थे। गुप्तों के समय, जो गुप्त काल भारत का पहला स्वर्ण काल जिसको कहते हैं, तो उस समय ये भैया एक मैथमेटिशियंस थे। हाँ, क्या थे? गणितज्ञ थे। ये बता चुके थे पहले ही कि भैया गुरुत्वाकर्षण नियम होता है और वस्तु पृथ्वी पर ही गिरती है, अगर आप आसमान में उछालोगे तब भी। ठीक है भैया, याद रखना। और इन्होंने जो ब्रह्म सिद्धांत दिया था उसमें ये बताया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स न्यूटन ने, चार्ल्स बेबेज ने, आइजैक न्यूटन ने या जॉन एडमस ने? तो बताइए प्यारे बच्चों, गुरुत्वाकर्षण नियम दुनिया में अब जो फेमस है वो किसके नाम से फेमस है? किसने गुरुत्वाकर्षण नियम दिया है? तो बताइए जल्दी से। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। तो आप सब जानते हैं आइजैक न्यूटन ने बताया है। आइजैक न्यूटन ने इस नियम के बारे में बताया। ठीक है, न्यूटन से भी पहले ब्रह्मगुप्त बता चुके हैं भैया। याद रखना, आइजैक न्यूटन 3 नियम दिए हैं। एक दिया है लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। दूसरा फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दूसरा नियम। और तीसरा है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। भैया सभी क्रिया अपने समान क्रिया और उसके विपरीत क्रिया भैया करती हैं। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? बताइए प्यारे बच्चों, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया है? न्यूटन ने किया है, गैलीलियो ने किया है, कोपरनिकस ने किया है या आइंस्टीन ने किया है? जल्दी से बताएंगे, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का वर्णन किसने किया है? तो भैया आप जानते हैं, बिल्कुल न्यूटन ने किया है। गुरुत्वाकर्षण का नियम है किसका? न्यूटन का प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। वीडियो को शेयर कर दो और ज्यादा से ज्यादा लोगों का वीडियो के साथ जोड़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? अगला क्वेश्चन है भैया, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्यों? गुरुत्व नहीं है, वायुमंडल में सांता बल का बहुत तीव्र होता है, सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, वायुमंडल दबाव बहुत कम रहता है। तो बता दी प्यारे बच्चों क्या आंसर इसका रहने वाला है। तो याद रखना भैया, उधर गुरुत्व नहीं है, उधर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। तो आंसर क्या है? गुरुत्व नहीं है, इसलिए सीधे खड़े नहीं रह सकते अंतरिक्ष में। अगले क्वेश्चन तक बात करेंगे भैया। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया भैया। ये क्वेश्चन रिपीट है, ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, ये रिपीट है। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगाता है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह पृथ्वी की ओर क्या होगा? अंतरिक्ष यान से अगर हम एक जो पृथ्वी के चारों चक्कर लगा रहे हैं वहां से अगर हम एक सेब को छोड़ दें तो क्या होगा? पृथ्वी की ओर गिरेगा, कम गति से गतिमान होगा। अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा, अंतरिक्ष अधिक गति से गतिमान होगा। बताओ क्या होगा? जल्दी से बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे के सारे क्वेश्चन भैया बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। तो बताइए क्या आंसर रहेगा? अगर आप अंतरिक्ष यान जो पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं
तो क्या होगा, वहां से अगर आप एक सेब को गिराएंगे तो भैया अंतरिक्ष यान के साथ साथ वो भी घूमने लगेगा। तो याद रखना, जहाँ अंतरिक्ष यान घूमेगा वो भी साथ साथ घूमने लगेगा, वो सेब भी। ठीक है प्यारे बच्चों, पृथ्वी की ओर नहीं आएगा वो पृथ्वी वहाँ चक्कर लगाने लगेगा, क्योंकि वहाँ एक बैलेंस हो जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो आंसर क्या भैया, वो भी चक्कर लगाने लगेगा। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन है पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं सकती क्योंकि वह शीर्ष पर भाग से पतली है, टेपर हो जाती है ना, पतली है शीर्ष भाग से। या दूसरा, वह बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है, इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। तो बताइए प्यारे बच्चों क्या आंसर रहेगा। बेहद सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए क्या आंसर रहने वाला है। तो इसका जो आंसर रहेगा, आप सभी जानते हैं, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली जो ऊर्ध्वाधर लाइन है, सीधी रेखा जो है, खड़ी रेखा, वे तल के अंदर रहती है। तो तल के अंदर रहती है तो ये भारी, ये गिरेगा ही नहीं। फिर यही कारण है जो पीसा की झुकी हुई मीनार इसीलिए नहीं गिरती। क्यों? क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली जो सीधी ऊर्ध्वाधर लाइन है वो क्या होती है, तल के अंदर ही रहती है। ठीक है, तो आंसर क्या है, ये आंसर है भैया। इसलिए पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती नहीं है, क्योंकि भैया जो गुरुत्व केंद्र है वहां से जो रेखा जाती है, ऊर्ध्वाधर सीधी रेखा, वो तल के अंदर ही रहती है। अगला क्वेश्चन, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके साथ स्थान पर दुगनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है। बताइए, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दुगनी होती, भाई कितनी है, 15,000 किलोमीटर है। ठीक है, औसतन, सॉरी 15 करोड़ किलोमीटर, सॉरी 15 करोड़ किलोमीटर है, इतनी दूरी है। 15 करोड़ किलोमीटर दूर से दुगनी अगर 30 करोड़ किलोमीटर दूर हो जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताओ, पृथ्वी और सूर्य के बीच। जो पृथ्वी का अब जितना है उससे दुगना हो जाएगा, अब जितना है उसका 4 गुना हो जाएगा, अब जितना है उसका चौथा भाग हो जाएगा, अब जितना है उसका आधा हो जाएगा। तो बताइए प्यारे बच्चों होगा क्या। तो याद रखना है, अब जितना है उसका चौथा भाग रह जाएगा बस। अगर इतनी रह जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाएगा, जितना अब है ना उसका चौथा भाग ही रह जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है क्या, शून्य, अपरिवर्तित, परिवर्तित, सभी गलत है। तो बताओ क्या होगा। अगर ऊपर से कोई वस्तु गिराई जाती है तो बताइए प्यारे बच्चों उसका जो भार होता है वो क्या होता है, शून्य, अपरिवर्तित, परिवर्तनशील, यह सभी गलत है। तो जल्दी से आप आंसर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप वीडियो के साथ जोड़ते नहीं आप लोग, जल्दी जोड़ें, शेयर कर दो वीडियो को। तो याद रखना, ऊपर से गिराने पर कोई भार में परिवर्तन नहीं होता प्यारे बच्चों। ठीक है, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है जी, अपरिवर्तित रहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलूंगा। अगला क्वेश्चन, लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा। लोहे व मोम के समान आकार के, लकड़ी का पहुंचेगा, मोम का पहुंचेगा, लोहा, सभी साथ पहुंचेंगे। तो बताइए प्यारे बच्चों क्या आंसर रहेगा, बताइए जल्दी। तो क्या आंसर रहेगा, देखो भैया समझे, लकड़ी और लोहे के जो लकड़ी है, लोहे का टुकड़ा है, मोम, उनमें समान वजन है, उनको एक जगह से गिरा जाए तो क्या होगा। तो याद रखना भैया उनमें वजन समान है तो वो साथ ही करेंगे, क्योंकि वजन परिवर्तित नहीं होता है। तो आंसर है ये सब साथ ही पहुंचेंगे प्यारे बच्चों, पृथ्वी पर ही क्या होंगे, साथ ही पहुंचेंगे। ओके जी, क्या करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे आप, और कुछ नहीं करेंगे, साथ साथ पहुंचेंगे। अगला क्वेश्चन बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, हवा में लोहे और, जल्दी बताओ, सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की 4 गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर, लोहे में हवा और लकड़ी की समान भार की 4 गेंदें हैं, पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेंगी। अच्छा ये एक बताओ कौन सी गिरेगी, हवा में लोहे और लकड़ी की लोहे और लकड़ी की समान भार की 4 गेंदें हैं। ठीक है, 4 उसकी है, 4 उसकी हैं, चलो ठीक है। पृथ्वी पर दोनों एक समय में गिरेगी, एक पहले गिरेगी, एक बाद में गिरेगी, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, कुछ अंतराल पर गिरेगी। तो बताइए प्यारे बच्चों क्या आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हमने बात भी की है, तो जल्दी आंसर बताओ। तो क्या आंसर, अगर गेंद बना रही है तो ठीक है बताओ। तो भैया गेंद बना रहे तो याद रखना, तो फिर लकड़ी की गेंद बाद में गिरनी चाहिए ना।
तो क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताओ। ठीक है भैया, तो याद रखना इसका क्या है, लोहे की गेंद, लकड़ी की गेंद थोड़ी बाद में गिरेगी और कुछ नहीं। चलो अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दोनों गेंदें ए और बी क्रम से 10 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम की है, उन्हें 20 मीटर ऊंचाई से गिराया जाए तो क्या होगा बताओ। भूमि पर ए पहले पहुंचेगी, ए 10 किलो की है भैया, बी 1 किलो की है। भूमि पर बी पहले पहुंचेगी, भूमि पर दोनों साथ पहुंचेंगी। बताओ प्यारे बच्चों क्या आंसर रहेगा। तो याद रखना भूमि पर दोनों एक साथ पहुंचेंगी भैया, याद रखना भूमि पर दोनों एक साथ पहुंचेंगी। हाँ चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या भैया, लोअर बीसीएस में आ चुका है भैया क्वेश्चन है ये, 2015 में लोअर बीसीएस में आया था। ठीक है, प्री का एग्जाम जो यूपी का था उसमें आंसर था ये। तो आंसर दोनों भैया, भूमि पर दोनों ए और बी गेंद दोनों साथ पहुंचे। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। बिल्कुल ठीक है, कारण कि चंद्रमा पृथ्वी का की सतह की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, चंद्र पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो भैया ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया कुछ लॉजिकल इसका, क्योंकि पृथ्वी पर तो गुरुत्वाकर्षण है, चंद्रमा पर भी है, लेकिन पृथ्वी पर जहाँ चंद्रमा का तो पहली तो बिल्कुल ठीक है 1/6 रह जाता है। और कोई 60 किलो का व्यक्ति है तो भैया वो सिर्फ 10 किलो का रह जाता है चंद्रमा पर। तो भैया चंद्रमा पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण नहीं है भैया, दोनों पे तो लाइन ही गलत है। तो ए सही है, कथन सही है, कारण गलत है। तो कहाँ है कथन सही, कारण गलत। तो आंसर भैया ये तीसरा। क्या आंसर है प्यारे बच्चों, तीसरा आंसर है। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, वीडियो को शेयर करो जल्दी से, बताओ बहुत प्यारे क्वेश्चन चल रहे भैया। किसी पिंड का भार क्या बताओ क्या होता है, पृथ्वी तल पर सब जगह समान रहता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। बताइए, बच्चों वाला क्वेश्चन है, छोटा बच्चा भी इसको आंसर करेगा। तो आपके लिए क्वेश्चन है भैया, जल्दी से बताएंगे आप लोग, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ तो जल्दी कि किसी पिंड का भार क्या होगा। तो याद रखना पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है प्यारे बच्चों। कहाँ होता है, ध्रुव की ओर जाएंगे तो भार ज़्यादा होगा, और आप लोग भूमध्य रेखा की ओर जाएंगे तो भार कम होता चला जाता है। ठीक है जी, आंसर क्या है, ध्रुवों की ओर जाने पर भार बढ़ता है भैया, गुरुत्वाकर्षण उसकी तरफ जाएंगे तो ध्रुवों पर ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण फोर्स होती है, नीचे कम होती है, अब भूमध्य रेखा की तरफ कम होती है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का भार होता है कितना होता है, जल्दी बताइए। मानव शरीर का जो भार है वो कितना होता है, मतलब कहने का मतलब है कि कैसा होगा, किस प्रकार रिएक्ट करेगा मानव शरीर का भार। ध्रुवों पर अधिकतम होगा, पृथ्वी की जगह पर सब जगह एक समान होगा, विषुवत रेखा पर अधिकतम होगा, मैदानी भागों में अपेक्षाकृत पर्वतों पर अधिक। अभी मैंने बात की ध्रुव रेखा पर अधिकतम होता है भैया भार, गुरुत्वाकर्षण भाई अधिक होगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कम है, तो भार वहाँ क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण फोर्स ज़्यादा है। याद रखना गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होता है तो वहाँ भैया वजन ज़्यादा दिखेगा ध्रुवों पर, और आप भूमध्य रेखा की तरफ जाएंगे तो वजन कम दिखने लगा। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम कर दी जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा बताओ। अगर पृथ्वी का द्रव्यमान जो है वो रहे, ठीक है, और त्रिज्या 1% कम कर दी जाए तो बताइए प्यारे बच्चे पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या रहेगा, जल्दी बताइए। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को शेयर करो जल्दी से जल्दी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप वीडियो के साथ जोड़ेंगे प्यारे बच्चों। तो क्या आंसर है जल्दी बताएं आप लोग, क्वेश्चन क्या रहने वाला है। देखो इसमें ये कह रहा है कि द्रव्यमान तो वही है, त्रिज्या 1% को कम कर रहे हैं, तो बताइए तब पृथ्वी के जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जल्दी बताएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन तो वैसे सारे के सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन। वीडियो को शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप वीडियो के साथ जोड़ने का प्रयत्न कर दीजिए। ठीक है, तो क्या रहेगा, मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे, त्रिज्या 1% कम कर दें तब पृथ्वी के तल पर जी क्या होगा, 0.5% से बढ़ेगा, 2% से बढ़ेगा, 0.5% से कम होगा, 2% से कम होगा, भैया 2% से बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा फिर बच्चों, 2% से ये बढ़ जाएगा अगर आप त्रिज्या कम करते हैं और द्रव्यमान वही रहेगा। अगला क्वेश्चन, विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व त्वरण का कारण त्वरण होता है, बताओ कितना। विनाशकारी भूकंप के त्वरण के कारण गुरुत्व के कारण त्वरण कितना होता है। विनाशकारी भूकंप जब आते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक्सेलरेशन कितना होता है उसको, जल्दी बताओ प्यारे बच्चों क्या आंसर रहेगा। आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, और क्वेश्चन यही है कि भैया विनाशकारी जो भूकंप है उसमें अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है होती, अगर क्या होती है
तो उसका जो एक्सेलरेशन रहता है प्यारे बच्चों वो कितना रहता है, जल्दी बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। विनाशकारी भूकंप, भैया विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ। सारे के सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि भैया क्रीम क्वेश्चन है सारे के सारे। वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप वीडियो के साथ जोड़ेंगे आप लोग। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, सारे के सारे बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो भैया। इसके अलावा भी हमारी बहुत सारी वीडियोज पड़ी हुई हैं। कहाँ पड़ी हुई हैं, बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं ये हमारे चैनल पर, आप उनको भी जाकर देखेंगे। तो आंसर आप लोगों ने किया होगा, मैं आपको बता देता हूँ। 980 सेंटीमीटर स्क्वायर से भी ज़्यादा त्वरण होता है भैया, याद रखना। सेंटीमीटर स्क्वायर से भी ज़्यादा, 980 सेंटीमीटर स्क्वायर से भी ज़्यादा एक्सेलरेशन होता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने भारहीन क्वेश्चन है। भारहीन होता है क्या? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, जब गुरुत्वाकर्षण घटता है निर्वात की स्थिति में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताओ भैया भारहीन तब हो जाएंगे जब गुरुत्वाकर्षण 0 हो जाएगा, तो भारहीन हो जाएंगे। ऐसा लगता है कि वजन ही नहीं है बॉडी में अगर गुरुत्वाकर्षण 0 होगा भैया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे भैया। अगला क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कर दीजिए भैया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको सुमेलित करवा रहे हैं। आप लोगों के सामने कुछ एक तरफ स्टेटमेंट है, दूसरी तरफ उनके खोजकर्ता हैं, और एक तरफ वो तत्व हैं जो खोजे गए हैं या वो चीज़ें हैं जो खोजी गई हैं। तो भैया मिलान करने की हम कोशिश करेंगे। तो बताओ रेडियम की खोज किसने की? भैया मैडम क्यूरी का नाम सब जानते हैं। तो 1 को 2 के मिलाओ, 1 को 2 को, तो भैया हाँ 2 मिल रहा है। चलो और देख लेते हैं। दूसरा भैया एक्सरे की खोज किसने की? सभी जानते भैया रोटरजन ने, रोएंटजन ने की थी, ठीक है। तो सी को 4 के साथ 2 में मिल रहा है, ये भी 2 में मिल रहा है। तो आंसर तो भैया चेचक से निकलेगा। चेचक से निकालो या पेंसिलिन। अच्छा पेंसिलिन बताओ, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सी को पहला, तो सी का तो 4, बी का पहला, तो बी का पहला, तो ये मिल गया। तो भैया आंसर क्या है? पहला। तो इसका आंसर जो पहला रहने वाला प्यारे बच्चों, इसका आंसर रहेगा फर्स्ट। मिलाओ, रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने, पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, एक्सरे की खोज डब्ल्यू के रोएंटजन ने, और चेचक की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बहुत बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। बता दो जल्दी इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते? बताओ, बहुत तेजी से घूम रही है पृथ्वी। बताओ टावरों, जल्दी आंसर बताओ, बताते नहीं हो तो बताओ। पृथ्वी अपने कक्ष के लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमती है, और हमें क्यों अनुभव नहीं होता? पृथ्वी के आकार की अपेक्षा में हम बहुत छोटे हैं। अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य है। संपूर्ण सूर्यमंडल भी चालमान है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण हमें पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है। तो बताइए प्यारे बच्चों क्या आंसर है? तो भैया इसका जो आंसर रहने वाला है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है भैया ऑप्शन नंबर, चलो पढ़ते। पृथ्वी अपने अक्ष हम बहुत छोटे हैं तो हो ही नहीं सकता, ये तो बेकार है। ये आंसर इसका ये भैया, अपने कक्ष में है तो सही, लेकिन इसका ही आंसर नहीं बनेगा। बहुत कम है पृथ्वी का आकार, क्या ये तो है ना के बराबर है, ये कम क्या ना के बराबर है। अपने अक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य है, तो याद रखना। तो हमारी कोई गति नहीं है, हम उल्टी तरफ भी भागेंगे ना, पृथ्वी अगर पश्चिम से पूर्व की, हम पूर्व की तरफ भागेंगे उल्टे, तो तब भी हमारी गति बहुत शून्य है पृथ्वी के मुकाबले, तो इसलिए हमें पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो आंसर क्या है? आंसर ये है कि भैया पता क्यों पृथ्वी इतनी तेजी से घूम रही है? पृथ्वी अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य है। ठीक है, हम उसके साथ साथ ही गतिमान है, ये मान लो हमारी गति शून्य है, हम पृथ्वी के साथ ही गतिमान। अगला, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिमाण सही होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा। वस्तु का भार और द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे, वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा
तो याद रखना भैया, वस्तु का द्रव्यमान वही रहता है, भार शून्य हो जाएगा। तो याद रखना, भार शून्य होगा, द्रव्यमान वही रहेगा। तो प्यारे बच्चों जल्दी से आंसर बताओ, तो आंसर क्या रहेगा? तो आंसर आपके लिए पहला रहेगा। वस्तु का भार तो शून्य हो जाएगा अगर, लेकिन द्रव्यमान तो मास तो बॉडी वो इतना ही रहेगा भैया। तो याद रखना आंसर क्या है कि भार शून्य होगा, मास वही रहेगा अगर ग्रेविटेशनल बॉडी जीरो हो। ठीक है, अब भाई चंद्रमा पे जाते हैं, अगर कोई 60 किलो का व्यक्ति है, अब ऐसे थोड़ी ना कि उसका भैया मास तो वही रहेगा, द्रव्यमान तो वही रहेगा पूरी बॉडी का, लेकिन उसका भार तो वहां कम हो जाएगा ना। ऐसे अगर शून्य होगा तो भार खत्म, लेकिन द्रव्यमान तो वही रहेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो वही थोड़ी ना कि भैया ऐसे कि हाथ काट के तरफ फेंक देंगे तो कहते ऐसे थोड़ी होगा। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उतनी ही दूरी पर अस्तित्वहीन होता है। चंद्रमा और के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है, उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। तो बताइए प्यारे बच्चों क्या आंसर रहेगा? जल्दी से जल्दी आप आंसर बताएंगे, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। तो फिर मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं आप लोगों के सामने। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उतनी ही दूरी पर अस्तित्वहीन है। चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है, उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। तो याद रखना भैया, उसकी गति के लिए आवश्यक एक्सेलरेशन मिल जाता है उसको चलने के लिए, तो इसलिए वो पृथ्वी की ओर नहीं गिरता है वो कहीं। तो याद रखना, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण उसको मिल जाता है, उसको एक्सेलरेशन मिल जाता है भैया, जिससे वो आगे पृथ्वी के साथ गतिमान हो पाए। अगला क्वेश्चन है, एक भू उपग्रह आपन कक्ष में निरंतर गति करता है। ठीक है, एक भू उपग्रह वो अपने अक्ष में, पृथ्वी का उपग्रह वो लगातार गति कर रहा है। यह अभिकेंद्रीय बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। तो अभिकेंद्रीय बल कैसे प्राप्त होता है? उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण से, सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण से, उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण से। तो बताइए प्यारे बच्चों आंसर क्या रहने वाला है? जल्दी जल्दी आंसर बताएं, क्या आंसर रहेगा इसका? भैया इसका जो आंसर रहने वाला है, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल। देखो समझो थोड़ा कि एक जो कृत्रिम उपग्रह वो लगातार क्या अपने अक्ष में घूमता है और यह अभिकेंद्र बलों के कारण होता है। ठीक है, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, ये एक प्रकार पृथ्वी का जो उपग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, इस कारण वो क्या होता है, तो वो अभिकेंद्र बल के द्वारा वहां एक जगह स्थिर रहता है, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। चलो आगे चलते, और कहीं और नहीं भागता। इसका रीजन है कि कहीं और क्यों नहीं निकल जाता, तो उसका रीजन यही हो कि पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल भी तो लगता है, तभी तो मैच हो पाता है वो, पृथ्वी पर गिर नहीं पा रहा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि वहां एक उसको आवश्यक एक्सेलरेशन मिल जाता है अपनी गति, एक मूवमेंट लेने के लिए, तो एक बैलेंस क्रिएट हो जाता है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। तो बताइए, डॉपलर प्रभाव द्वारा कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से आप ट्रैक कर लेंगे, रडार द्वारा, सोनार द्वारा, पल्सर द्वारा। तो बताइए प्यारे बच्चों क्या आंसर रहेगा? तो याद रखना, एक डॉपलर प्रभाव है जिससे आप क्या करेंगे, कृत्रिम उपग्रह को बड़ी स्पष्टता से ट्रैक कर सकते हैं पृथ्वी से, डॉपलर प्रभाव के कारण। ठीक है भैया, किस कारण प्यारे बच्चों? डॉपलर ट्रैकिंग जो होता है सिस्टम, उसके द्वारा। और इसमें क्या होता है, इसमें एक ट्रांसमीटर होते हैं, रिसीवर होते हैं, तो उससे आपको ट्रैकिंग आराम से, ठीक है, इधर ट्रांसमीटर लगा होगा, उधर रिसीवर लगा होगा, तो आपको एक दूसरे से सूचना आराम से मिल जाएगी वहां की। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी से चक्कर लगाता है, बिल्कुल लगाता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? तो बताओ। अपकेंद्रीय बल देख रहे, तो अपकेंद्रीय बल अभी लिखा तो है ऊपर आप, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल कहाँ है? अभिकेंद्रीय बल ऑप्शन में क्या है प्यारे बच्चों? अपकेंद्रीय केंद्राभिमुख, यहाँ ये है, अभिकेंद्रीय केंद्राभिमुखी एक ही बल है, वही होता है भैया। चलो अगला क्वेश्चन, क्योंकि एक ही मूवमेंट में घूमेगा ना। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति के ज्ञान वालों बलों को, पृथ्वी के ज्ञात बलों को, सॉरी प्रकृति के ज्ञात जितने भी बल हैं को चारों वर्गों में विभाजित किया जाता है। अच्छा, जैसे गुरुत्व हो गया, विद्युत हो गया, चुंबकत्व हो गया, दुर्लभ नाभिक हो गए बल और प्रबल नाभिक के बल हो गए। उनके संदर्भ में निम्न कथनों पर कौन सा एक सही नहीं है? बाकी सब भैया बिल्कुल सही बैठेंगे, और कौन सा सही नहीं बैठ रहा है, चलो देख लेते हैं।
गुरुत्व चारों तरफ प्रबल है, नहीं ऐसा नहीं है। आप ऊपर की तरफ जाएंगे गुरुत्वाकर्षण फोर्स कम होने लगती है। तो पहले ही गलत हो गया, आंसर तो यही है। चलो और देख लेते हैं और क्या है। विद्युत चुम्बक सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर है, हाँ बिल्कुल ठीक है। विद्युत चुम्बक विद्युत आवेश वाले। दुर्लभ नाभिकीय बल विघटनकारी का कारण है, बिल्कुल। प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन न्यूट्रॉन आधारित, बिल्कुल ठीक है। तो इसका जो आंसर है भैया, आंसर है चारों तरफ प्रबल नहीं रहता है गुरुत्वाकर्षण बल। प्यारे बच्चों, आंसर है आप लोगों का पहला आंसर है, फर्स्ट आंसर है प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, वीडियो को शेयर कर दो। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही हो, जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे की तरफ जा रही हो, समान वेग में ऊपर जा रही हो, समान वेग में नीचे जा रही हो। तो बताओ, बढ़ा हुआ वजन जब ऊपर जा रही है तो बढ़ा हुआ प्रतीत होता है प्यारे बच्चों, लेकिन वो कब, बताओ वो कब होता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाती, तेजी से ऊपर जाती है तो हमें अपना वजन बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, तेजी से नीचे आती है तो कम प्रतीत होता है। तो आंसर क्या भैया, जब लिफ्ट त्वरित गति से यानी तेज गति से कहाँ जा रही हो, ऊपर की तरफ जाती है, तो भैया हमें अपना वजन बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। और जब तेजी से नीचे की तरफ आती है तो हमें अपना वजन घटा हुआ प्रतीत होता है प्यारे बच्चों। अच्छा, पेंडुलम की कला यानी लोलक यानी पेंडुलम की कला अवधि, टाइम पीरियड, द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, समय के ऊपर निर्भर करती है, तापक्रम के ऊपर। मतलब पेंडुलम की जो कला अवधि टाइम पीरियड है वो किसके ऊपर? पेंडुलम ऐसे घूमता है भैया, इधर है ना, इधर से उधर ऐसे एक लंबा सा ऐसा घूमेगा वो लेंथ में। तो बताइए पेंडुलम की काल अवधि क्या होती है? बताइए प्यारे बच्चों, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट तो हमने बताया सारे ही है। तो बताओ, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, लंबाई होती है तो भैया टाइम लगता है पेंडुलम का टाइम पीरियड होने में, लंबाई बढ़ जाती है। लंबाई कम है तो जल्दी हो जाता है, लंबाई ज़्यादा है तो टाइम लेता है। तो ठीक है, किस पर? लंबाई पर निर्भर करता है लोलक यानी पेंडुलम की काल अवधि, टाइम पीरियड। अगला क्वेश्चन, पेंडुलम जो घड़ियां होती हैं, लोलक घड़ियां जो होती हैं, गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, क्यों? गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, कुंडली में घर्षण होता है, पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, पेंडुलम के भार में परिवर्तन हो जाता है। बताइए, जो पेंडुलम की घड़ियां हैं वो सुस्त हो जाती हैं, क्या कारण है? बताइए जल्दी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। क्यों हो जाती है गर्मियों में सुस्त पेंडुलम की घड़ियां? तो सीधी सी बात है भैया, क्योंकि पेंडुलम में लंबाई में बढ़, भाई लंबाई में गर्मियों में चीजें लंबी हो जाती, बढ़ जाती, सर्दियों में सुकड़ जाती हैं सब। तो आंसर भैया पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, एक लकड़ी झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, ठीक है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल, बताइए क्या होगा? अगर वो लड़की खड़ी हो गई है, तो एक लड़की झूले पे बैठी हुई झूला झूल रही है, ठीक है। उसमें क्या है कि उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल क्या होगा? कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो बताइए, अगर लड़की बैठी है तो भैया आवर्तकाल बढ़ेगा, खड़ी हो जाएगी तो आवर्तकाल क्या होगा? कम हो जाएगा भैया। क्या आंसर है प्यारे बच्चों? आवर्तकाल क्या होगा? कम होगा, क्योंकि ऐसे घूम के आएगी तो वो होगी, तो फिर क्या होगा? तो आवर्तकाल कम हो जाएगा। ऊपर की तरफ देखिए, बैठेगी तो नीचे की तरफ दिखेगी, तो खड़ी हो जाएगी तो ऊपर की तरफ। तो आंसर क्या है प्यारे बच्चों? आंसर है कम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इससे ना क्या होगी, जो पेंडुलम की लंबाई वो कम हो जाएगी, जो झूला का पेंडुलम है, ठीक है प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। अगले क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कर दो। एक समान दोलन चल रहा है, ऐसे में क्या होगा? एक समान दोलन है, वो चल रहा है, तो उससे क्या होगा? तो जब गोला माध्य स्थान से गुजरता होगा तुरंत शून्य हो जाता है। चलो देखते हैं। हर आवर्तकाल में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। ओके, देखते हैं क्या आंसर रहने वाला है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम बात करते हैं। 4 स्टेटमेंट है, तो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, चलो देख लेते हैं। अभी तक जो स्टेटमेंट पढ़ी है मुझे ठीक लग रही है, आगे देखते हैं। दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसकी गति त्वरण दोनों शून्य होती है। भैया कभी नहीं होगी, दोनों शून्य नहीं हो सकते, गति और ये दोनों शून्य नहीं। तो भैया तीसरा तो गलत है, तीसरे को हटाओ, आंसर आएगा
ये हटाया नहीं आया भैया, 1 2 1 2 4, या तो एक आंसर हो गया 3 होगा। चलो चौथा पढ़ लेते, पहले 2 सही है, तीसरा गलत है। सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता है। हाँ, समय के साथ साथ कम होता है, ठीक है। तो ये आंसर क्या है? आंसर है ये, आंसर है प्यारे बच्चों चौथा, 4th आंसर है प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चाल करती है क्यों? ग्रीष्म काल में, शीतकाल में, वसंत ऋतु में पेंडुलम कब तेज गति में होता है? तो भैया बताए सर्दियों में। सुस्त हो जाता है पेंडुलम गर्मियों में, पेंडुलम घड़ियाँ तो शीत में, सर्दियों में, ठीक है, सिकुड़ती हैं तो भैया जल्दी गति, तेज गति पकड़ती हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? बताओ कि कितनी तेज गति से हम इसी चीज को फेंकें कि पृथ्वी के वायुमंडल में दोबारा वापस ही ना आए। बताओ। तो याद रखना भैया 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की गति से अगर आपने कोई चीज फेंक दी तो पृथ्वी के वायुमंडल में दोबारा नहीं आएगी। कि 1 सेकंड में कितना पहुंचे? 11.2 किलोमीटर की गति कर जाए, उसको ऊपरी तरफ फेंकेंगे तो भैया वो दोबारा पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं आएगी। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की गति से, ऐसी कि 11.2 किलोमीटर चल लीजिए वो 1 सेकंड में, ऐसी वस्तु जैसे रॉकेट वगैरह को बहुत तेज स्पीड से वायुमंडल के बाहर निकाल देते। अगला क्वेश्चन, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर सेकंड के, तभी तो कहते भैया वो वापस आगे पृथ्वी पे क्यों नहीं करते जब वो ऊपर पहुंच जाते हैं? तो उसका रीजन ये कि भैया वो पृथ्वी के वायुमंडल को पार कर जाते हैं, इस गति से जाते हैं वो, इससे तेज गति से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से तेज गति से जाते हैं। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाता है तो क्या होगा? वह वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी, वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी, वह पृथ्वी के चारों कक्षा में परिक्रमा करने लगेगी, वह फट जाएगी। तो बताइए प्यारे बच्चों क्या आंसर रहेगा? तो बिल्कुल जानते हैं आप लोग, वो वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी और क्या करेगी, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल को पार करने के लिए कितना चाहिए? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की गति से आपको फेंकना पड़ेगा। 8 किलोमीटर नहीं भैया, 11.2। ठीक है जी, वीडियो को शेयर कर दो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप जोड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? यह पृथ्वी के निकट है, ये कारण है। यह सूर्य के प्रकाश प्राप्त करता है, यह कारण है। यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, यह कारण है। इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। तो बताइए चंद्रमा पर क्यों नहीं है भैया वायुमंडल, या कम है पृथ्वी के समान? क्या कारण है? तो इसका भैया यही कारण है कि इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्यम मूल के वेग से कम है, और ज़्यादा होता तो पलायन वेग क्या है? उसके वर्ग माध्यम मूल से कम है। ठीक भैया, अगर उन पलायन वेग ज़्यादा होता तो फिर क्या होता? तो भैया फिर गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होता उधर। तो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का क्या कारण, वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? सॉरी, वायुमंडल, गुरुत्वाकर्षण नहीं, वायुमंडल के गैस के जो अणु का पलायन वेग है उसके वर्ग माध्यम मूल के वर्ग से वेग से कम है भैया। जो उसका वर्ग माध्यम मूल वाले वेग है उनसे कम होता है उसका गैसीय अणुओं का पलायन। ठीक है, ओके। जो माध्यम वेग है वो कम है, मूल जो वर्ग माध्यम मूल वेग वो ज़्यादा है, अणुओं का पलायन वेग है वो कम है। यही कारण है कि चंद्रमा में वायुमंडल ना होने का कारण। ठीक है जी, आप हमारी वीडियो को शेयर करेंगे, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप हमारी वीडियो के साथ जोड़ेंगे, और भी बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी रही हैं। ऐसे ही प्यार बनाते रहें। जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।